जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हिंदी के महा सेशन में रोज रात 8 बजे हम हिंदी का सेशन लेकर आते हैं, जिसमें हम अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आते हैं, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप याद कीजिए, रट लीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड हो या उत्तराखंड से संबंधित या राज्य से संबंधित या पूरे भारत से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है, ये अमूमन हिंदी का जो व्याकरण का जो भाग है वो महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, 10 सेशन हमने चला दिए हैं, इस सेशन को भी आज जरूर देख लीजिए, और ये 11वां सेशन हमारा होगा। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ठीक है ना, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? स्वर संधि, ठीक है ना, संधि के 3 भेद बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि वह है स्वर वर्णों के प्रश्न मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा होगा? संयोग, पवन, नमस्कार या मनोहर? तो प्रश्न 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा पवन। ठीक है ना, ये स्वर संधि का होगा। ये समधन योग है, ठीक है, तो मां हलंत है, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नमः, ये विसर्ग संधि का है, ठीक है, नमधन का विसर्ग आता है मां के बाद में, विसर्ग संधि का। मनः, धन हरा, ठीक, यहाँ पर ये भी विसर्ग संधि का है, लेकिन ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा पोधन आना। ओ को अब आदेश हो जाता है, अयादि संधि यहाँ पर होगी, पवन बनने का रूप। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, पवन का संधि विच्छेद अभी हमने ऊपर बताया था, याद रखा होगा आपने, याद रखना आपने। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधन अवन, पोधन अना, पौधन अन या पाधन वन? तो प्रश्न 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पोधन अना पवन, ठीक है, पवन का हो जाएगा पोधन अना। ठीक है, अगर इस पे अगर हम संधि करेंगे तो यहाँ दीर्घ संधि होगी। आ और आ समान स्वर जब आ में सामने रहते तो दीर्घ संधि हो जाती है, यहाँ पर पावन रूप बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर पावन बनेगा, यहाँ पर अयादि संधि हो जाएगी, पवन रूप बनेगा। ओ को अव आदेश होता है, आ हले व से और वाह हले आ से पवन रूप बन जाता है। यहाँ पर भी अयादि संधि होगी, क्योंकि औ को आव आदेश हो जाएगा, यहाँ पर पावन रूप बनेगा, और यहाँ पर भी पावन रूप बनेगा, क्योंकि नहीं, यहाँ पे ये संधि नहीं होगी। ठीक है ना, तो एक कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होगी? पोधन अना, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ठीक है, अनुनासिक जो वर्ण होता है, अंग जो लास्ट में आता है, अनुनासिक उसे कहते हैं, उसका संबंध किससे होता है? केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, नाक और मुंह से। ठीक है ना, अनुनासिक जो व्यंजन है, अनुनासिक जो वर्ण है, वो नाक से और मुंह से भी बोले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब एक चीज को हम बंद करेंगे तो वो नहीं बोले जाएंगे। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात करें, अनुनासिक व्यंजन कौन से? अब अनुनासिक व्यंजन की बात की है, ठीक है ना, यहाँ भी अनुनासिक की बात की थी, अनुनासिक का संबंध किससे है? अनुनासिक व्यंजन की बात की है। ठीक है ना, तो अनुनासिक व्यंजन वर्ग के तृतीयाक्षर, प्रथमाक्षर, पंचमाक्षर या तो वरना अनुनासिक आपको याद रखना चाहिए कि अनुनासिक जो होता है वर्ग का आखिरी अक्षर, गा या ना नामा। ठीक है ना, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, परवर्ग। इनका जो आखिरी वर्ण होता है गा या ना नामा, वो अनुनासिक बन जाता है। अनुनासिक का मतलब बिंदु ऊपर, ठीक है ना, शब्द के ऊपर बिंदु लगता है। ठीक है, जैसे पंच, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अनुनासिक हो गया। ठीक है ना, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। समय की दृष्टि से अनुकूल, ठीक है ना, समय की दृष्टि से अनुकूल, अनुकूल, समय अनुकूल, प्रतिकूल या समय अनुकूल? अनुकूल को कैसे लिखा जाता है समय की दृष्टि से? ठीक है, तो प्रश्न 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, समयानुकूल। ठीक है, समय के अनुसार ऐसे लिखते हैं कि समय अनुकूल नहीं चल रहा, समय अनुकूल नहीं चल रहा, समय सही स्थिति में नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, यहाँ पर जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ,
जानता उसे क्या कहेंगे? अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? प्रश्न 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्वज्ञ कहें। अज्ञ का मतलब होता है जो जानकार नहीं। कृतज्ञ का मतलब जो कृतज्ञ है, किसी कार्य को करने के लिए, किसी एक कार्य को करने में सक्षम है। विशेषज्ञ का भी हो गया किसी विशेष एक ही चीज में जो विशेष ज्ञाता है, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे डॉक्टर होते हैं, बीमारी के बारे में ज्ञाता होते हैं। शिक्षक होते हैं, पढ़ाई के मामले में ज्ञाता होते हैं। इंजीनियर होते हैं, वो चीजों को बनाने के मामले में विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन सर्वज्ञ का मतलब हो गया वो सभी चीजों, घर से संबंधित, बाहर से संबंधित, कार्य से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, उस सभी चीजों का ज्ञाता होता है। सर्वज्ञ कहता है जो सब कुछ जानता हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर, प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करने वाला वो क्या कहेंगे? उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तरीय, उत्तराधिकारी। तो 7 का जो हो जाएगा उत्तरापेक्षी उसको कहेंगे हम। ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे। उत्तराधिकारी तो होता है जो उत्तर का अधिकारी होता है। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि यह राजा उत्तराधिकारी है, इस राजा का पुत्र उत्तराधिकारी है, यानी वो उसका अधिकार है उस पर, राज्य पर, उस कुर्सी पर बैठने का। लेकिन ये उत्तरापेक्षी का मतलब हो गया प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब विपरीतार्थक या उल्टा। चढ़ना, जाना, उतरना, आगमन। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। ठीक है ना। ये चढ़ना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, उतरना नहीं होगा। आगमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। यहाँ पर अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या? अमीय एक शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विष, आम्र, मधु, पिय, सुधा। 9 का जो होगा अमीय, ठीक है ना, इसका होगा सुधारस। ठीक है ना। विष नहीं होगा, आम्र नहीं होगा। आम्र आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है। विष अमृत, वो सॉरी, विष जहर का पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। लेकिन सुधा अमीय का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करिए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द, तरुण जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक यानी उल्टा, यानी विलोम क्या होगा? कई तरीके से पूछ सकते हो। यहाँ पर विलोम शब्द भी लिख सकता है, इसको अलग नहीं समझना हमने। विपरीतार्थक भी लिख सकता है। ठीक है। उल्टा शब्द भी लिख सकता है। तो ये एक ही है। तरुण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, क्योंकि तरुण का मतलब होता है जवान, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। ठीक है ना। तो बूढ़ा का जवान, जवान का बूढ़ा, माता का, पिता भाई का, बहन घर का, बाहर। ठीक है। ऐसे इसके होंगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करें। निम्न में से अल्प प्राण कौन से? कल की वीडियो में हमने बताया था अल्प प्राण कौन से होते हैं। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ आ, फ फा, क ख, ठ ढ। प्रश्न 11 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। कल हमने महाप्राण की बात भी की थी। अल्प प्राण, अब अल्प प्राण का मतलब होता है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है ना। पहला वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होता है, और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। ठीक है। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द हमने ढूंढना इससे। कलश, पुण्य, रसायन या कल्याण। 3 शब्द इसमें सही है, एक इसमें गलत है। वो गलत कौन सा आपने ढूंढना है। तो ये पुण्य गलत लिखा हुआ है। बड़ा ऊ की मात्रा ना होकर के छोटा ऊ की मात्रा पुण्य होता है। ठीक है ना। ऐसा वाला ऊ लगता है इसमें। ठीक है। पुण्य हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें। यहाँ पर सिर तोड़, ठीक है ना। सिर तोड़ में कौन सा समास है? एक शब्द है सिर तोड़, कौन सा समास हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। ठीक है ना। तत्पुरुष समास जो है, दूसरे नंबर का जो समास होता है उसके वो 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष,
द्वितीय तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष करण तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, 9 तत्पुरुष होता है। ठीक है, ये प्रकार के होते हैं। तो इनमें से कौन सा विभक्ति वाला ये सिरतोड़ होगा? तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष, सिर को तोड़ने वाला। ठीक है ना, वो कर्म कर रहा है वहां पे, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की बात करें, समास अपने नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर के समास पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 14 की बात करें, अर्थालंकार कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 15। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, 12 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपने अलंकार नहीं पढ़े प्लेलिस्ट में जाकर आप अलंकार पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 15 की बात करें, इनमें से रस के कौन सा भेद है? रस आपने सुने होंगे। ठीक है, 9 प्रकार के मुख्य रस माने जाते हैं। उन रसों में रस का कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से कोई। तो करुण रस है। ठीक है ना, करुण रस है, करुण का शोक हो गया। ठीक है ना, स्थायी भाव होता है। तो ये करुण रस है। रूपक यहाँ पर ये अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है ना, उल्लेख ये शब्द हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? काघा, पाभा, डाढ़ा, जाजा। तो मूर्धन्य का सूत्र होता है ऋतु रसायन मूर्धा। ये जो है गा और घा ये कंठ है। ठीक है ना, ये कंठ हो जाएगा। और पाफा ये ओष्ठ हो गया। ठीक है ना, डाडा ये मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। टवर्ग जो होता है वो मूर्धन्य होता है। टाटा डाडा मूर्धन्य व्यंजन होता है। ये जो है चा छा छा ये तालु है। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका तालु। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आपने उच्चारण स्थान पढ़ना प्लेलिस्ट में जाकर के आप उच्चारण स्थान पढ़ सकते हैं, विस्तृत रूप से वहां पढ़ा रखा है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वाह वर्ण कौन से है? अयोग्य वाह वर्ण बताने आपने, ई उ आ अंग आ। तो अयोग्य वाह जो होते हैं ये वर्ण होते हैं, लेकिन ये स्वरों में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इनको मिलाकर ये स्वरों में नहीं गिने जाते। स्वर वर्ण जो है 11 होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये आपके अयोग्य वाह वर्ण है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, निम्न में बताइए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन होता है, कौन से हैं? पुनः, उत्साह, इलाहाबाद, दिल्ली। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन की बात करें अगर, द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो एक ही वर्ण जो है 2 बार जहां आता है द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ये ला वर्ण जो है 2 बार आ चुका है। ठीक है ना, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन हो गया। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 19 की, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक मतलब जो मान्य नहीं है। खा, का, भा, धा। तो अमान्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? 19 का जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ जाएगा, भा वर्ण अमान्य है, अमानक वर्ण माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 की बात करें, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूल जो वर्ण होते हैं मूलतः कितने वर्ण होते हैं? पूर्ण 50, 51, 52, 53। तो मूल जो वर्ण होते हैं वो 52 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। ठीक है ना, 44 नहीं हो, 44 आप जोड़ेंगे अगर तो 33 और 11 जो 44 होते हैं। 4 उसमें संयुक्त स्वर आ गए, 4 संयुक्त व्यंजन आ गए, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, छा वर्ण जो है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? घोष, मूल स्वर, तालव्य स्वर, संयुक्त स्वर। तो ये संयुक्त स्वर के संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। ठीक है, स्वर नहीं, संयुक्त व्यंजन के अंदर आती है, वर्ण के अंदर, क्योंकि ये जो बना हुआ है का प्लस सा को मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, का प्लस सा को मिलकर ये बना हुआ है, इसलिए ये संयुक्त है, यानी जोड़ा ये माना जाता है। ठीक है, याद रखें। प्रश्न नंबर 22 की बात करें अगर, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अकारांत, अंतस्थ, अयोग्य वाह। 22 की बात करें अगर, तो इसका आएगा बी ऑप्शन, अकारांत इसमें हो जाएगा, क्योंकि
आ आने से अकारांत होता है, उ आ जाए तो उकारांत हो जाएगा, ई आएगा तो इकारांत हो जाएगा, री आएगा तो रिकारांत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें यहाँ पर, सावधानी शब्द में, ठीक है ना, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, सावधानी में कौन सा प्रत्यय, ई आनी धानी ई। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है, सावधान धन ई प्रत्यय। आनी मत लिखना वहां पे, सावध शब्द नहीं, शब्द क्या है सावधान, ई प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगता है, उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, श्याम पानी बचपन किरण। प्रश्न 24 का जाएगा तो ये बचपन जो है ये भाव है, ठीक है ना, ये हमारे आंतरिक भाव के इसका बचपन है। कोई कह रहा होगा ये बहुत जवान हो चुका है, लेकिन ये भाव होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, विचार से जो उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, पर आखिरी प्रश्न होगा 25 नंबर, शिव का विशेषण क्या है, शेष शैल शैव शंका। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा शैल। शिव का विशेषण शैल है, ठीक है ना, शिव क्या है विशेष हो गया, विशेषण हो गया शैल। ठीक है, तो कुल मिलाकर 25 प्रश्नों का हमने आज निरीक्षण किया, जो अमूमन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। आप इनको याद कीजिए, रट लीजिए और अपने परीक्षा को सफल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे वाला भाग भी देखते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए राधे राधे।